टैक्स आप उसी पे लगाइए जिसको आप रेजिडेंशियलशिप प्रूव कर सके। मतलब सिंपल सा ये चैप्टर कहता है कि आप इनकम टैक्स उस व्यक्ति पे क्यों लगाएंगे जो यहाँ का नागरिक ही नहीं है, क्योंकि नॉर्मल इनकम टैक्स प्रोविजन तो ये होना चाहिए ना कि जो जहाँ का नागरिक है वहाँ की सरकार को इनकम टैक्स पे करे, तो ठीक है। लेकिन इनकम टैक्स ने कुछ ऐसे रूल्स बना रखे हैं कि हम उसी के अकॉर्डिंग टैक्स लगाते हैं और वही अपने हम क्लाइंट को बताते हैं कि भाई आपको टैक्स देना पड़ेगा, राइट। अब देखो ये चार कैटेगरी के हमारे पास रेजिडेंट स्टेटस है। या तो आप रेजिडेंट हैं, या आप रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं, और चौथा आप नॉन रेजिडेंट हैं। अब कंडीशन ये आपको याद रखनी है, इसके क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं प्रैक्टिकल, लेकिन तब तक आप नहीं कर पाओगे जब तक आपको रूल याद नहीं होगा। तो सबसे पहले आप देखो किसी भी इंडिविजुअल को, इंडिविजुअल समझ गए ना आप, मैं और आप, कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति को आप कब मानोगे कि वो रेजिडेंट ऑफ इंडिया है, किसी व्यक्ति को आप कब मानोगे वो रेजिडेंट ऑफ इंडिया है। तो आपके एग्जाम में सबसे पहले बताओ आपका प्रीवियस ईयर क्या है। आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर है 2019-20, यानी आपका फाइनेंशियल ईयर 1920 है। तो हम ये देखेंगे जिस साल उसने इनकम कमाई है उस प्रीवियस ईयर में वो इंडिया में कितने साल रहा, वो इंडिया में कितने साल रहा। अगर वो इंडिया में हमारे अकॉर्डिंग जितने दिन हम बताते हैं उतने दिन रहेगा तो उसको हम यहाँ का नागरिक मान लेंगे। तो ध्यान से देखो ये क्या कंडीशन है। अगर आप प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में यानी 1920 में 120 डेज इंडिया में रहते हो, ध्यान से समझिए, प्रीवियस ईयर में, यानी प्रीवियस मतलब पिछला साल नहीं, 1920 आपका जो प्रीवियस ईयर है फाइनेंशियल ईयर, उसमें आप कितने दिन रहे 120 डेज, तो हम आपको क्या मान लेंगे, रेजिडेंट ऑफ इंडिया मान लेंगे। लेकिन कोई कहता है मैं तो 181 डेज रहा, तो उस पर दूसरी कंडीशन लगाएंगे, ये और है बीच में क्या है और, मतलब या तो लेफ्ट हैंड साइड की कंडीशन लग जाए या राइट हैंड साइड की, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड की कंडीशन क्या कहती है, ध्यान से देखो, अगर आप 60 डेज रहे प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, मतलब कम से कम 60 दिन भी रहे हो, और अगर 4 सालों का आपका अकाउंट खोला जाए 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर का, तो उसमें आप 365 डेज इंडिया में रहे तो भी हम आपको रेजिडेंट ऑफ इंडिया मानेंगे और आपको टैक्स हम आपसे लेंगे। ये दोनों में से कोई एक कंडीशन लगनी चाहिए। दोबारा मैं समझा रहा हूँ, पिछले फाइनेंशियल ईयर में 182 दिन रहे, तो अगर आप कम रहे तो पिछले 4 साल का अकाउंट खोलेंगे। पिछले 4 साल बोले तो 18, 19, 17, 18, 16, 17, 15, 16, इन 4 सालों में हम दिन गिनेंगे और 365 दिन आप रहे तो आपको हम क्या मान लेंगे, रेजिडेंट ऑफ इंडिया। अब हमें क्या चेक करना होता है, अगर आप नॉर्मल रेजिडेंट प्रूव हो गए तो हम एक चीज और चेक करते हैं कि क्या आप यहाँ के रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, मतलब क्या आप मूलतः यहीं के नागरिक हो। तो ये मूलतः वही यहाँ के नागरिक तभी चेक हो पाएगा जब पहली कंडीशन फुलफिल हो जाए, कौन सी, रेजिडेंट। तो अगर रेजिडेंट कंडीशन फुलफिल हो गई तो हम फिर से चेक करेंगे क्या कि क्या आप पिछले 10 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, पिछले 10 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में किन्हीं 2 साल रेजिडेंट प्रूव हो गए। ध्यान से समझो, पिछले 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में, पिछले 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में क्या आप किन्हीं 2 साल ये ऊपर वाली कंडीशन आप पे सेटिस्फाई हो गई, नहीं हुई तो आप यहाँ के मूलतः नागरिक नहीं है, राइट। अगर ये वाली कंडीशन हो गई यहाँ के पिछले 10 सालों में आप 2 साल यहाँ के रेजिडेंट के नागरिक हुए, तो बीच में जो कंडीशन है अब यहाँ पे एंड है, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों कंडीशन चेक करेंगे। ये 2 साल वाली भी और 1 साल और क्या कहता है, एक कंडीशन है कि आप पिछले 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में, पिछले 7 प्रीसीडिंग ईयर में 730 दिन आप अगर इंडिया में रहे हो तो आपको हम मानेंगे रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट ऑफ इंडिया, ये हम मानेंगे। यानी रेजिडेंट के लिए तो कोई एक लग जाए, देखो लेफ्ट या राइट वाली, या और रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए दोनों कंडीशन होनी चाहिए, कौन सी, 10 साल में 2 साल रेजिडेंट और पिछले 7 सालों में 730 दिन इंडिया में आपका होना जरूरी है। अभी
जो मैंने आपको पढ़ाया वो पढ़ाया किसका, इंडिविजुअल का। अब मैं पढ़ा रहा हूँ HUF। HUF क्या होता है, हिंदू अनडिवाइड फैमिली। जब हिंदू अनडिवाइड फैमिली से टैक्स लिया जाएगा तो उसका भी तो हम चेक करेंगे कि वो रेजिडेंट है या नहीं है। तो कैसे पता चलेगा, देखो अब आप एक चीज कॉन्सेप्ट समझो, हिंदू अनडिवाइड फैमिली में जो मेन पर्सन होता है उसे हम बोलते हैं कर्ता। कर्ता कौन होता है, जिसके नाम पे बिजनेस चल रहा होता है, मतलब एक तरीके से मालिक, जो बिजनेस को चला रहा है। तो उस पे हम एक कंडीशन चेक करेंगे, कौन सी, देखो अब HUF के लिए हम कैसे पता लगाएंगे वो यहाँ का रेजिडेंट है या नहीं है। देखो अगर कर्ता पिछले 10 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 2 साल रेजिडेंट हो जाए, एंड सेम कंडीशन पीछे वाली है जो हमने पीछे पढ़ी थी, जो इंडिविजुअल के लिए कंडीशन थी सेकंड, वो इसके लिए पहली कंडीशन है। और वही करता 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में 700 दिन इंडिया में रहेगा, तो हम उस HUF को, फैमिली बिजनेस को क्या मान लेंगे, फैमिली बिजनेस को मान लेंगे कि ये रेजिडेंट है, ये यहीं की HUF है और उससे हम टैक्स लेंगे। मतलब HUF में सिर्फ एक कंडीशन हम चेक करेंगे, रेजिडेंट वाली, और उसको दूसरी चेक करने की जरूरत नहीं है। और कंडीशन कौन सी चेक कर रहे हैं, जो हमने सेकंड कंडीशन चेक करी थी रेजिडेंट के लिए इंडिविजुअल की, वो यहाँ पे चेक हो रही है HUF के कर्ता के लिए। अब हमारे पास नेक्स्ट एंटिटी आती है AOP BOI फर्म। ये 3 बिजनेस एंटिटी, AOP मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, फर्म या कोई अदर एंटिटी, लेकिन कंपनी नहीं, कंपनी का अलग से रूल पढ़ेंगे। तो कैसे पता लगाएंगे AOP BOI रेजिडेंट है या नहीं है, तो देखिए क्या कहती है थ्योरी, कहती है इफ हैविंग, ये मैंने बिल्कुल शॉर्ट में नोट्स बनाए हैं, मैं आपको दे दूंगा, बुक में आप पढ़ोगे आपको बड़ा डिटेल से नजर आएगा। इफ हैविंग सिंगल कंट्रोल इन इंडिया दैट इज होली कंट्रोल आउटसाइड इंडिया देन इट विल बी NR, अदरवाइज इट इज रेजिडेंट इन ऑल केसेस। मतलब अगर AOP BOI फर्म का थोड़ा सा भी कंट्रोल मैनेजमेंट ऑफिस इंडिया में है तो हम उसको क्या मान लेंगे, रेजिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन अगर वो पूर्णतः बाहर से कंट्रोल होती है तब हम उसको क्या मानेंगे, नॉन रेजिडेंट। मतलब थोड़ा सा भी यहाँ पे डिसीजन लिए जाते हैं, यहाँ पे ऑफिस है, यहाँ पे गवर्निंग बॉडी है, यहाँ से मैनेजमेंट चलता है, तो हम उसको मान लेंगे क्या, रेजिडेंट ऑफ इंडिया, राइट। अब देखिए स्टेटस कंपनी का, बहुत आसान। कंपनी को कैसे रेजिडेंट मानोगे आप, बहुत आसान। जितनी इंडियन कंपनी है वो तो क्या है, उसको तो हम रेजिडेंट ही मानेंगे। जो इंडिया की कंपनी है, इंडिया से रजिस्टर्ड हुई, उसको तो हम रेजिडेंट ही मानेंगे। और रही बात किसकी, फॉरेन कंपनी की, विदेशी कंपनियों के लिए फिर से हम क्या चेक करेंगे, उनका इफेक्टिव मैनेजमेंट कंट्रोल। तो उसके लिए फिर से वही कंडीशन देखेंगे जो हमने ऊपर देखा, क्या, थोड़ा सा भी कंट्रोल मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग कहाँ होती है, इंडिया में, तो उसको भी हम रेजिडेंट मान के टैक्स लेंगे। लेकिन अगर सारा कंट्रोल बाहर से है, सारा मैनेजमेंट बाहर से है, तो हम उसको रेजिडेंट नहीं मानेंगे, राइट। अब ये टेबल आपको याद करनी है, इसके न्यूमेरिकल्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। देखो ये प्रोविजन क्या कहता है। अब इसमें 3 कैटेगरी है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। मतलब रेजिडेंट ऑर्डिनरी मतलब मैं और आप कौन से रेजिडेंट हैं, इंडिया के रेजिडेंट भी हैं प्लस ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी हैं, मतलब मूलतः यहीं के नागरिक हैं, राइट। रेजिडेंट प्लस ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं हम लोग, राइट। उसके बाद नॉन ऑर्डिनरी कौन होता है, जो रेजिडेंट तो है बट नॉन ऑर्डिनरी है, मूलतः यहाँ का नागरिक नहीं है। और एक तो क्या हो गया, नॉन रेजिडेंट, जो यहाँ का नागरिक है ही नहीं, विदेशी। अगर एग्जाम्पल के तौर पे चलूँ तो मैं और आप कौन से हैं, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी। राहत फतेह अली खान पाकिस्तान से कभी इंडिया आते हैं, गाना वगैरह गाते हैं, तो कभी कभी वो ज़्यादा दिन ठहर जाते हैं, तो वो रेजिडेंट बनेंगे, लेकिन कभी कभी नॉन ऑर्डिनरी थोड़ी ना है, वो तो पाकिस्तान के हैं। और नॉन रेजिडेंट कौन है, जस्टिन बीबर या कोई US का नागरिक जो इंडिया में आता है लेकिन यहाँ रहता नहीं है 10-15 दिन के अलावा। तो हम ये पढ़ रहे हैं कब किसको टैक्स देना पड़ेगा, इन तीनों से ही हम टैक्स लेंगे, तीनों व्यक्ति से, लेकिन कब लेंगे ये ध्यान से समझो। पहली कंडीशन देखो क्या कहती है, इनकम रिसीव्ड। अगर आपको इनकम रिसीव्ड कहाँ हुई,
इंडिया में, मतलब इनकम रिसीव्ड इंडिया में हुई, या दूसरा वर्ड इनकम टैक्स में आता है डीम्ड। डीम्ड का मतलब होता है मानना, मानो या ना मानो। इनकम टैक्स ऐसा मानता है कि अगर आपको इनकम कहाँ अराइज हुई, इंडिया में, तो हम आपको क्या मान के चलेंगे, आपको तीनों कैटेगरी वालों को क्या देना पड़ेगा, टैक्स भरना पड़ेगा। दोबारा मैं समझाता हूं, अगर आपकी इनकम क्या हुई, रिसीव हुई इंडिया में, या ऐसा लगता है डीम टू बी रिसीव इंडिया में हुई, चाहे भले आपको बाहर से मिले लेकिन आपने जो काम किया है वो इंडिया में किया है, तो तीनों प्रकार के नागरिक को टैक्स भरना पड़ेगा। देखो तीनों में यस है, ऑर्डिनरी, नॉर्मल और नॉन रेजिडेंट। दूसरी स्लैब क्या बोलती है, देखो ध्यान से, दूसरी स्लैब बोलती है एन इनकम विच अक्रू और अराइज। मेन वर्ड क्या है, अक्रू और अराइज, मतलब मिली तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन यहाँ की जमीन की वजह से आपको मिली है। अक्रू अराइज का मतलब होता है यहाँ के सोर्स की वजह से अक्रू अराइज हुई है, तो भी आपसे हम क्या करेंगे, तो आपको हम क्या बोलेंगे, आप दो कैटेगरी वालों को टैक्स यहाँ भरना पड़ेगा। देखो कौन से, एक ये वाले पर्सन को, एक ये वाले पर्सन, किसको, सॉरी तीनों को सॉरी, यानी अक्रू और अराइज के केस में भी तीनों प्रकार के व्यक्ति को टैक्स भरना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट कहता है इनकम विच अक्रू अराइज आउटसाइड इंडिया। आप ध्यान से समझो, इनकम अराइज अक्रू कहाँ हुई है, आउटसाइड इंडिया, यानी बाहर से आपको इनकम जनरेट हुई है, ठीक है ना, फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, लेकिन जो इनकम जनरेट हुई है वो बिजनेस इंडिया से कंट्रोल है, तो यहाँ का नागरिक तो भरेगा और मूलतः नागरिक भी भरेगा, बस वहाँ का व्यक्ति जो नॉन रेजिडेंट है, जस्टिन बीबर भाई साहब, वो नहीं भरेंगे। ये टेबल आपको याद रखनी है। चौथा कहता है इनकम विच अक्रू अराइज आउटसाइड इंडिया, ये भी कहाँ से हुई, आउटसाइड इंडिया से जनरेट हुई, राइट, लेकिन ये कहाँ से, फ्रॉम एनी अदर सोर्स, यानी बिजनेस के अलावा, तो भैया बाकी लोग टैक्स नहीं भरेंगे, जो मूलतः यहाँ का नागरिक है, मैं और आप, उनको टैक्स भरना पड़ेगा, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं वापस तो इंडिया ही आना है ना, राइट। लास्ट समझिए, इनकम विच अक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया ड्यूरिंग previous year and remitted during previous year, यानी आपको इनकम तो मिली पिछले से पिछले साल, लेकिन आपने भेजी हमारे प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, तो किसी भी व्यक्ति को टैक्स नहीं भरना। ये टेबल आपको याद करनी है।